द मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया गहरे मार्केट रिसर्च पर मबनी है। ज़रा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे कदीम और मजबूत तरीन ऑटो कंपनियों में से एक को अचानक अपनी गाड़ियां बेचने के नए तरीके ढूंढने पर मजबूर होना पड़ जाए। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। यानी एक ऐसी कंपनी जिसकी गाड़ियों के लिए लोग सालों पहले लाइन में लगते थे, आज वो मार्केट में अपनी मोनोपोली बचाने की जद्दोजहद कर रही है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक बिल्कुल नया एसयूवी ब्रांड हजम और मुनाफे के इस नए खेल में उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। राइट। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सही कहा। तो आज हमारी इस बातचीत में हम इंडस मोटर कंपनी यानी पीएसएक्स पर जिसका टिकर आईएनडीयू है, उसके हालिया एदाद-ओ-शुमार और पाकिस्तान की बदलती हुई ऑटो मार्केट के अंदर एक तफसीली जायजा लेंगे। और ये जायजा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की ये हालिया तब्दीली वाकई किसी जल्जले से कम नहीं। पिछले कई अशरों से मार्केट की डायनामिक्स बहुत सीधी थी। मतलब सप्लाई कम रखो, डिमांड बढ़ाओ और कीमत अपनी मर्जी की वसूल करो। मोनोपोली का क्लासिक फॉर्मूला। एग्जैक्टली। लेकिन FY26 के पहले 9 महीनों के नंबर्स देखकर ये वाज़ेह हो गया है कि अब खिलाड़ियों को नए असूलों पर खेलना पड़ रहा है। अब सिर्फ इंतखाब ही नहीं है लोगों के पास, बल्कि मार्केट को डिक्टेट करने की ताकत भी आ चुकी है। मुझे तो वैसे हंसी आती है सोचकर। कुछ अरसा पहले तक गाड़ी बुक करवाना किसी अहम सिफारिश के बगैर नामुमकिन सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे हम किसी और सैयारे से कोई खास चीज मंगवा रहे हों। हाँ, महीनों का इंतजार और डीलरशिप्स के नखरे अलग। ऊपर से लाखों रुपए का प्रीमियम या वो जो ओन मनी कहते हैं। लेकिन अब मंजर बदल चुका है। तो सीधा इनकी माली सेहत की तरफ चलते हैं। मैंने जब इंडस के FY26 की तीसरी सामाही यानी Q3 के नंबर्स देखे, तो उनकी अर्निंग्स 6.7 बिलियन रुपीस रहीं। जो कि काफी सॉलिड नंबर लगता है देखने में। लगता तो है। अगर हम पिछले साल की बिल्कुल इसी सामाही से इसका मुकाबला करें, जिसे मार्केट की जबान में शायद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहा जाता है, तो ये 2% का इजाफा है। और पिछली सामाही के मुकाबले में यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 12% ज्यादा है। थोड़ा इन टर्म्स को आसान अल्फाज में समझा देंगे? जरूर। देखें, ईयर ऑन ईयर या YOY का मतलब है कि हम इस साल की Q3 को पिछले साल की Q3 से कंपेयर कर रहे हैं, ताकि मौसम या साल के खास हिस्से का असर निकल जाए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी QOQ का मतलब है बिल्कुल पिछले 3 महीनों से मुकाबले करना, ताकि फौरी ट्रेंड का पता चले। अच्छा, समझ गई। तो दोनों मैट्रिक्स में इजाफा ही हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके पूरे 9 महीनों का खालिस मुनाफा देखें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो लगभग 19.4 बिलियन रुपए बनता है। ये पिछले साल के इन्हीं 9 महीनों के मुकाबले में 17% का इजाफा है। वाकई 17% इजाफा तो अच्छा खासा है। हाँ, ज़ाहिरी तौर पर ये नंबर्स बहुत मजबूत लगते हैं, खास तौर पर जब हम इस बात को जहन में रखें कि मुल्क की मजमूई माइशत और परचेजिंग पावर किस किस्म के दबाव का शिकार रही है आजकल। ठीक है, नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। एक और अहम चीज जो मैंने नोटिस की थी इन नंबर्स में, वो ये थी कि इन 9 महीनों में उनके रेवेन्यूज में 32% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। राइट, 32% का जंप। के बावजूद नेट मार्जिन क्यों गिर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही से असल कहानी शुरू होती है। यानी अगर गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं और पैसा ज्यादा आ रहा है, तो उनकी जेब में बचने वाला हिस्सा कम क्यों हो रहा है आखिर? इसको समझने के लिए ना इन दोनों मार्जिन्स के दरमियान फर्क को देखना होगा। ग्रोस मार्जिन का बरकरार रहना ये जाहिर करता है कि फैक्ट्री के अंदर का निज़ाम अभी भी ठीक चल रहा है। ग्रोस मार्जिन बेसिकली गाड़ी बनाने की बुनियादी लागत, रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट निकालने के बाद का मुनाफा होता है। यानी बनाने में इनको अभी भी उतना ही बचत हो रहा है। एग्जैक्टली। उन्होंने सप्लाई चेन को बेहतर करके उसे कंट्रोल में रखा हुआ है। मसला फैक्ट्री के बाहर शुरू होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन वो बची हुई रकम है जो बाकी तमाम सरगर्मियों का खर्चा निकालने के बाद आती है। जैसे कि मार्केटिंग वगैरह। हाँ, मार्केटिंग कैंपेन्स, डीलरशिप के नखरे उठाना, नई प्रमोशंस देना और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे। जब नेट मार्जिन गिर रहा हो और सेल्स बढ़ रही हो, तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को वो सेल्स हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसा बहाना पड़ रहा है। हाँ,
तो ये बात है, बेसिकली उन्हें हर गाड़ी बेचने पर अब ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल। पहले गाड़ी खुद बिक जाती थी, अब बेचनी पड़ रही हैं। यहाँ मार्केटिंग का बजट बढ़ गया है। ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए शायद फ्री रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस जैसी ऑफर्स देनी पड़ रही हैं। ये तो वही बात हुई कि एक हैवी वेट बॉक्सर रिंग में पंचेस तो लगा रहा है, पॉइंट्स भी ले रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, उसको हर पंच लैंड करने के लिए इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है कि उसकी अपनी सांस फूल रही है। रेवेन्यू का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन पर कार खालिस मुनाफा इस मुकाबले की गर्मी में पिघल रहा है। ये मुकाबले की गर्मी सिर्फ ऑफर्स तक महदूद नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट मिक्स पर भी असरअंदाज हो रही है। अब अगर हम वॉल्यूम्स को तौलें, तो इंडस ने Q3 FY26 में लगभग 12,750 गाड़ियां बेची। ये पिछले साल से कितना ज्यादा है? पिछले साल की निस्बत ये 40% का इजाफा है और पिछले क्वार्टर से 19% ऊपर है। FY23 और FY24 के सख्त बहरान के बाद, जब इंपोर्ट पाबंदियों और डॉलर की अदम दस्तयाबी ने सप्लाई चेन को रोक दिया था, उसके बाद ये रिकवरी वाज़े तौर पर इनकरेजिंग है। सही, लेकिन क्या ये उनके उरूज के दिनों जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इजाफे को कंपनी के उरूज के सालों से कंपेयर करना गलत होगा। ये रिकवरी ज़रूर है, लेकिन उनका डोमिनेंस यानी मार्केट पर उनका पुराना कब्जा अब वैसा नहीं रहा जैसा हम देखते थे। यहाँ आकर ना कहानी सच में दिलचस्प होती है, क्योंकि जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो जहन में नेचुरली आता है कि लोग वापस शोरूम जाकर अपनी पुरानी पसंदीदा गाड़ियां खरीद रहे होंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी मुख्तलिफ है अब। हाँ, लोग अब ट्रेडिशनल सेडान से शायद बोर हो चुके हैं। मार्केट का रुझान तेजी से बदल रहा है और अब हर किसी को एसयूवी चाहिए। और इसी शिफ्ट का फायदा उठाया है नए खिलाड़ियों ने, खास तौर पर साजगार इंजीनियरिंग ने। जो हवाल बनाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। मैंने जब साजगार के नंबर्स देखे तो मुझे वाकई हैरत हुई। Q3 FY26 में हवाल ने 5,363 यूनिट्स बेचे हैं। और असल तज्जिया यहाँ से निकलता है। अगर हम इंडस के उस खास सेगमेंट को देखें जिसे IMV कहा जाता है, यानी इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पस व्हीकल, जिसमें फॉर्च्यूनर और हाइलक्स जैसी बड़ी गाड़ियां आती हैं। जो उनकी सबसे महंगी और बड़ी गाड़ियां हैं। हाँ, तो साजगार का अकेला हजम इंडस के इन तमाम बड़ी गाड़ियों के हजम से दुगना है। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की तारीख में ये एक बहुत बड़ी अलामत है। एक वक्त था जब फॉर्च्यूनर के मुकाबले में किसी और गाड़ी का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। बिल्कुल, वो तो एक स्टेटस सिंबल थी। लेकिन हवाल ने आकर कंज्यूमर साइकोलॉजी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। वेट, मुझे यहाँ एक चीज समझनी है। फॉर्च्यूनर और हवाल बिल्कुल एक जैसी गाड़ियां तो नहीं है ना? फॉर्च्यूनर एक रगड लैडर फ्रेम चासी वाली एसयूवी है जो अपने ऑफ रोडिंग के लिए मशहूर है। सही कह रही हैं आप। पत्थरों पर ना चल सके, फिर भी बायर्स हवाल की तरफ इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं? क्या लोग अब सिर्फ नमूद नुमाइश और फीचर्स को रगडनेस पर तरजीह दे रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के अर्बन बायर का बदलता हुआ मिजाज है। अगर आप गौर करें तो ज्यादातर फॉर्च्यूनर खरीदने वाले कभी उसे किसी पहाड़ी इलाके या कच्ची सड़क पर नहीं ले जाते। ये तो है, वो तो बस शशके के लिए होती है। हाँ, उनका असल मकसद रोड प्रेजेंस और हाइट होती थी। जब हवाल और दूसरे नए ब्रांड्स ने एंट्री ली तो उन्होंने ग्राहक को एहसास दिलाया कि अगर आप सिर्फ शहर में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक ट्रैक्टर जैसी राइड क्वालिटी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पॉइंट है, स्मूथ राइड जरूरी है शहर में। उन्होंने बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी दी, पैनोरामिक सनरूफ्स दिए, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स यानी एडास और मॉडर्न इंटीरियर्स दिए। साजगार वॉल्यूम में चाहे इंडस की टोटल गाड़ियों से पीछे हों, लेकिन उनके ग्रॉस मार्जिन्स बेहतर हैं। क्योंकि उनकी गाड़ियों में फीचर्स ज्यादा हैं और डिमांड है। क्योंकि वो एक ऐसी मॉडर्न प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी मार्केट में शदीद तलब है और उसे बनाने की सप्लाई चेन उन्होंने बहुत एफिशिएंटली मैनेज की हुई है। इसका मतलब है पुरानी लेगेसी या सिर्फ गाड़ी के आगे लगाए हुए बैज की अहमियत खत्म हो रही है। अगर मुझे इस नए मंजरनामे को किसी चीज से तशबीह देनी हो ना, तो मैं कहूंगी कि पहले ये मार्केट एक ऐसे इलाके की मशहूर दुकान थी जहां लोगों की लंबी लाइन लगी होती थी। बिल्कुल, जहां दुकानदार की मर्जी चलती थी। हाँ, दुकानदार के पास वक्त नहीं था ग्राहक से मुस्कुराकर बात करने का, और जो कीमत उसने बोल दी वही आखिरी कीमत होती थी। किसी को कोई खास वैरायटी भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब वहां एक पूरा बड़ा बाजार लग गया है।
और हर दुकानदार आवाजें लगा रहा है। एग्जैक्टली Hyundai, किया, MG, चांगन और अब हवाल, हर दुकानदार अपनी दुकान सजाकर बैठा है और वो ग्राहक से कह रहा है, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, इसकी सीट्स वेंटिलेटेड है। ये बाजार वाली मिसाल मार्केट डायनामिक्स को समझने के लिए बेहतरीन है। लेकिन देखें, इसका मकसद सिर्फ डिस्काउंट्स देना नहीं है। यहाँ एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ चुका है जिसे हम एब्सोल्यूट प्राइसिंग पावर का खात्मा कह सकते हैं। एब्सोल्यूट प्राइसिंग पावर, थोड़ा खोलकर बताएं इसे। तारीखी तौर पर इन बड़ी कंपनियों का फॉर्मूला बहुत आसान था। जब भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिरती या ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई रुकावट आती, ये कंपनीज खामोशी से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा देती थी। क्योंकि उनको पता था कस्टमर कहाँ जाएगा। उन्हें मालूम था कि ग्राहक के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लंबे वेटिंग पीरियड्स असल में किसी सप्लाई की कमी का नतीजा नहीं थे, बल्कि वो उनकी मार्केट डोमिनेंस का एक टूल था। सो बेसिकली इन्फ्लेशन का पूरा बोझ सीधा ग्राहक पर डाल दिया जाता था और कस्टमर मजबूर था, क्योंकि अगर उसे गाड़ी चाहिए थी तो उसे वही बढ़ी हुई कीमत देनी पड़ती थी। वो एक किस्म की मोनोपोली थी। राइट। एक वक्त था जब लोग ये बोझ उठाते थे। लेकिन अब जब मार्केट में इन्वेंट्रीज नॉर्मल हो चुकी हैं और सप्लाई का बहरान नहीं रहा, तो क्या अब कीमत बढ़ाना बैकफायर कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नए खिलाड़ियों की मौजूदगी ने वैरायटी को ही एक हथियार बना दिया है। अब अगर कोई पुरानी कंपनी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कीमत में इजाफा करती है, तो ग्राहक सोचेगा कि मैं 15 मिलियन रुपए एक ऐसी गाड़ी पर क्यों लगाऊं जिसका डिजाइन 5 साल पुराना है। जबकि उतने ही पैसों में उसे एक स्पेसशिप जैसी एसयूवी मिल सकती है। सही फरमाया। जबकि मुझे उसी कीमत में नए दौर की क्रॉसओवर एसयूवी मिल रही है। इसी मुकाबले की वजह से अब इन बड़ी कंपनियों को एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ रही है, बैंक्स के साथ मिलकर फाइनेंसिंग कैंपेन्स चलानी पड़ रही हैं और डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं। यानी अब सिर्फ कीमत बढ़ाकर मुनाफा बचाने का दौर सच में गुजर चुका है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे इंडस के लिए हालात बहुत ही खराब हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। हाँ, मैं उसी तरफ आने लगी थी। जब मैं उनकी बैलेंस शीट यानी उनके माली ढांचे को देखती हूँ, तो मुझे एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी नजर आती है। उनका माली वजूद किसी मालियाती किले, यानी जिसे फाइनेंस में फोर्ट्रेस बैलेंस शीट कहते हैं, उसकी तरह लगता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास। इनके पास कैश के पहाड़ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर कर्ज यानी डेट न होने के बराबर है। मेरा सवाल यह है कि जब मार्केट में इतना सख्त मुकाबला चल रहा है, तो इस किले जैसी माली हालत का उन्हें अमली तौर पर क्या फायदा हो रहा है अभी? देखें, ये मालिक किला असल में इनकी सबसे बड़ी ढाल है। इसे समझने के लिए एक भालू यानी बेर की मिसाल लें, जो सर्दियों में हाइबरनेशन में चला जाता है। जब मौसम सख्त होता है और खुराक की कमी होती है, तो नए और छोटे जानवर जल्दी मुश्किल में आ जाते हैं। क्योंकि उनके पास एनर्जी रिजर्व्स नहीं होते। एग्जैक्टली। लेकिन भालू के जिस्म में इतनी चर्बी या फैट जमा होती है कि वो आराम से इस मुश्किल वक्त को गुजार लेता है। इंडस के पास जो कैश रिजर्व्स हैं, वो इस चर्बी की तरह हैं। क्योंकि इन पर कोई बड़ा कर्ज नहीं है, इसलिए इनकी फाइनेंस कॉस्ट या बैंक्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट की रकम जीरो के करीब है। जबकि जो नए ब्रांड्स आए हैं, उन्होंने तो हेवी लोन्स लिए होंगे। सही पकड़ा आपने। नए एंट्रेंट्स ने मार्केट में जगह बनाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए हेवी लोन्स लिए होते हैं, जिन पर उन्हें भारी सूद देना पड़ता है। इंडस को ऐसी कोई टेंशन नहीं है। वाओ, दैट मेक्स सेंस। और इसके साथ एक और अजीब चीज मुझे उनके फाइनेंशियल नंबर्स में नजर आई थी, वो है अदर इनकम। मैंने देखा कि इनका मुनाफा सिर्फ गाड़ियां बेचने से नहीं आ रहा, ये बेसिकली उस चर्बी को यूज करके मजीद पैसा बना रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही। ये काम कैसे करता है? एक ऑटो कंपनी अचानक बैंक्स जैसी अर्निंग्स कैसे ला रही है? पाकिस्तान के हालिया इक्तिसादी माहौल में ना, अदर इनकम का मैकेनिज्म बहुत अहम हो गया है। जब मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स हिस्टोरिकली हाई हों, कभी 20 से 22% तक, तो ऐसी कंपनीज जिनके पास अरबों रुपए के कैश रिजर्व्स, बैंक डिपॉजिट्स या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पड़े हों, उनका पैसा बैठे बैठे मुनाफा कमाता है। ओह अच्छा, यानी उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता? हाँ, इंडस को गाड़ियां ना बेचने पर भी अपने उन जमाशुदा पैसों पर लगातार इंटरेस्ट मिल रहा है। ये अदर इनकम इनकी आखिरी लाइन यानी बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट को बर्बाद होने से बचा लेती है। सही, एक तरह से कुशन का काम करती है। नतीजा ये है कि कोर ऑपरेशंस यानी ऑटो सेल्स पर दबाव के बावजूद कंपनी मजमूई तौर पर बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहती है। ये तो वाकई एक जबरदस्त सेफ्टी नेट हुआ।
और इसी माली मजबूती का सबूत मुझे इस बात से मिला कि उन्होंने एक और इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। साल के दरमियान जो मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जी, 148 रुपए पर शेयर, जो कि छोटी रकम नहीं है। हाँ, 9 महीने का पे आउट 148 रुपए पर शेयर हो गया है। शेयर होल्डर्स को ऐसे वक्त में कैश देना ये दिखाता है कि कंपनी को अपने कैश फ्लो पर कितना एतमाद है। ऐसे इकोनॉमिक हालात में जहां छोटी कंपनी सर्वाइवल के लिए धर-धर की ठोकरें खा रही हैं, इंडस अपने इन्वेस्टर्स को मजे से कैश बांट रही है। ये कैश रिटर्न्स यकीनन उनकी माली लचक या रेजिलियंस का सबूत हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। वो क्या? कैश डिविडेंड्स देना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है? बैलेंस शीट को देखकर लगता है कि कंपनी शदीद किस्म के किसी मालियाती बहरान का शिकार तो नहीं होगी, लेकिन मार्केट लीडरशिप सिर्फ बैंक में पड़े कैश से बरकरार नहीं रह सकती। लेट्स अनपैक दिस थोड़ा सा। पैसा होना अपनी जगह, किला मजबूत है, इंटरेस्ट की कमाई भी आ रही है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रही है, असल मसला तो उसका है ना? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट ही एंड में सब कुछ है। तो क्या एक पुरानी, बड़ी और शायद थोड़ी स्लो मूविंग कंपनी इन नए तेज रफ्तार बदलाव को अपना सकेगी? सजगार और नए चाइनीज ब्रांड्स हर दूसरे साल गाड़ियों के नए फीचर्स और मुकम्मल नए डिजाइन्स निकाल रहे हैं। और ये पेस मैच करना पुराने ब्रांड्स के लिए मुश्किल होता है। देखें, अपने डीएनए में तब्दीली लाना अब उनकी मजबूरी बन चुका है। वक्त के साथ तेज अपग्रेड्स करना जापानीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है, क्योंकि उनकी प्लानिंग साइकिल्स लंबी होती हैं। वो सेफ्टी और रिलायबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आज का पाकिस्तानी कंज्यूमर शायद इतना लंबा वेट नहीं करना चाहता। बिल्कुल, मुस्तकबिल की ज़रूरियात अब वाज़ेह हैं। उन्हें तेज़ रफ्तार प्रोडक्ट फेसलिफ्ट्स लानी होंगी और हाइब्रिड्स के मैदान में अपनी ग्रिप मजबूत करनी होगी। दुनिया भर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ मुकाबला कर रही है। और इंडस ने हाइब्रिड में अभी हाल ही में एंट्री मारी भी है। हाँ, और इंडस के पास ग्लोबल लेवल पर हाइब्रिड टेक का बहुत अच्छा तजुर्बा है। इन्हें अपने उस तजुर्बे को एग्रेसिव तरीके से लोकल मार्केट में लाना होगा, ताकि नए एंट्रेंस का रास्ता रोका जा सके, अगर वो सस्टेन करना चाहते हैं तो। यहाँ आकर सारी बात खुलकर सामने आ जाती है। हमारी मार्केट रिसर्च और ये सारे आदादोशुमार बस एक ही कहानी सुना रहे हैं कि मार्केट की मोनोपोली टूट चुकी है। अब खामोशी से बैठकर ग्राहक का इंतजार करने का वक्त बिल्कुल गया। सही बात है, अब उन्हें खुद ग्राहक के पास जाना होगा। इंडस फाइनेंशियली बहुत ताकतवर है और इनके पास लॉस बर्दाश्त करने और दोबारा हमला करने का मार्जिन जरूर मौजूद है। लेकिन अब लड़ाई लगता है फीचर्स, मॉडर्न डिजाइन्स और स्पीड की है। इन्हें अपनी इस मालियाती ताकत को नई तब्दीलियों और इनोवेशन में लगाना होगा। असल टेस्ट यही है उनका। लेगेसी या आपका पुराना नाम आपको एक बेस जरूर देता है, ग्राहक को एक एतमाद फराहम करता है, लेकिन आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ अडेप्टेबिलिटी का है। जो ब्रांड कंज्यूमर की तब्दील होती ख्वाहिशात को समझेगा और उनके मुताबिक खुद को बदलेगा, वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इन सारी बातों से जो एक सबसे गहरा सवाल मेरे जहन में आता है वो ये है कि अगर टोयोटा जैसी सदियों पुरानी और पत्थर जैसी मजबूत ब्रांड लॉयल्टी आजकल के नए दौर में थोड़ी धुंधली पड़ रही है और लोग बगैर किसी झिझक के नए अनटेस्टेड ब्रांड्स की वैरायटी और फीचर्स पर लाखों रुपए लगा रहे हैं, तो क्या आने वाले 5 सालों में हमारी सड़कों का नजारा मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा? ये वाकई सोचने की बात है। हाँ, क्या पुराने बादशाह वक्त के साथ बदलकर अपना ताज बचा पाएंगे या नए खिलाड़ी इन सड़कों के नए हुक्मरान बनेंगे? ये वाकई एक ऐसी चीज है जिस पर लोगों को और मार्केट वॉचर्स को सोचने की जरूरत है। मैं भी यही कहूंगा कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई, बस अगले फेज में दाखिल हुई है। सही। आइंदा की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सुनने वाले मजीद किन टॉपिक्स या कंपनीज पर रिसर्च बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हैं, इस हवाले से अपनी तजवीज़ ज़रूर दें। आज के इस गहरे तज्जिये में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। Like and subscribe.